सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल्य आपको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, कल आपने देखा होगा ईपीएफओ के बारे में एक वायरल हो रहा था, जबकि मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, कुछ काम में व्यस्त हो गया। कहीं कहीं से फ़ोन आने लगा कि इस पर वीडियो बनाइए, क्या बनाइए। हालांकि संजय जी भी कुछ उस पर बताए, सही ही बताए। आज राजेंद्र बाबू ने उसको बताया, वो भी सही ही बताए हैं जो भी बताए हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत से भाषा जो है जिसको वो डिफ़ाइन नहीं कर पाए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इसको आज क्लियर कर देता हूँ। चूँकि आप जानते हैं कि मैं कोई भी तथ्य गलत पेश नहीं करता हूँ, और यही कारण था कि कल मैं वीडियो नहीं बनाया और कुछ व्यस्तता भी थी। सोचे कि कल करेंगे, तब तक उधर से हवाई फायर हो रहा था, एगो हवाई फायर इधर से हो रहा है, तो होने दीजिए। यही सोच के कल जो वायरल हो रहा है ईपीएफओ के बारे में, वो अभी सच नहीं है पूर्णतया, लेकिन आशा किया जा रहा है कि वो सच हो जाएगा, जिसके बारे में मैं कन्फर्म सूचना आपको दे देना चाहता हूँ। देखिए, अभी ये केंद्र सरकार के यहाँ ये कमेटी के विचाराधीन है, और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही आपके सामने पेश हो जाएगा, जिसमें कुछ पॉइंट है। देखिए, मैं बता देता हूँ। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में, ये तो कन्फर्म है, ये जो बता रहे हैं ये कन्फर्म है, ये हो चुका है। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम बदले हैं। ये बदलाव हो चुका है। ये बदलाव विशेष रूप से ईडीएलआई योजना, कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना से संबंधित है। यहाँ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। बीमा लाभ में बदलाव। पहले 1 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को ईडीएलआई योजना का लाभ नहीं मिलता था। पहले 1 साल काम किए कर्मचारी और मर गए तो उनके परिवार को ईडीएलआई का नहीं मिलता था कोई सुविधा, लेकिन अब उसको बदलाव कर दिया गया है। अब यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 1 वर्ष से कम सेवा में होती है तो भी उसके परिवार को कम से कम 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा। ये बदलाव हो चुका है, ये कन्फर्म है। यदि कोई कर्मचारी कुछ समय के लिए अपने खाते में योगदान नहीं करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसके परिवार को ईडीएलआई का लाभ मिलेगा, यदि मृत्यु अंतिम योगदान के 6 महीने के भीतर होती है। अगला, यदि कोई कर्मचारी, मैंने इसमें है कि कुछ दिन तक लोग जमा नहीं किया, लिंक टूट गया, तो होता था कि आपका रेगुलर जमा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, जिसमें बदलाव कर दिया गया है। रेगुलरिटी भंग भी होता है अगर, तो भी आपको वो लाभ मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलने के दौरान 1-2 दिन का गैप लेता है तो इसे सेवा अवधि में ब्रेक माना जाता था, लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अगर 2 नौकरी के बीच का अंतर 2 महीने तक का है, अगर 2 महीना गैप भी आपका हो गया है, ये आप पर नहीं है, चूँकि आप में तो गैप का सवाल नहीं है। ये जो आप पर लागू हो रहा है, ये सरकारी और प्राइवेट सब जगह लागू होता है। इसलिए ये समझिए कि ये नहीं कंफ्यूज हो जाइए कि कहाँ से नियम आ गया, हम लोग में तो ब्रेक है, ये नहीं है। ये प्राइवेट कंपनियों पर भी ये लागू होता है। अगर 2 नौकरी के बीच का अंतर 2 महीने का तक है तो इसे निरंतर सेवा माना जाता और परिवार को ईडीएलआई का लाभ मिलेगा। अब ये तो हो गया कन्फर्म, लेकिन अभी कमेटी का संभवतः काम चल रहा है और वो रिपोर्ट बहुत जल्द ही आ जाएगा। सरकार उसकी घोषणा करेगी, वित्त विभाग से ये सेंट्रल से हो जाएगा, आपका बिल्कुल सिक्योर्ड हो जाएगा, ये कन्फर्म समझिए। लेकिन अभी ये आपके सामने आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा। ईपीएफ पेंशन का न्यूनतम पेंशन को 7,000 रुपये प्रति माह करने का दावा अभी तक पूरी तरह से सच नहीं है। हालांकि इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। न्यूनतम पेंशन की मांग। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 7,500 रुपये प्रति माह तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की चर्चा चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि न्यूनतम पेंशन योजना जो है ईपीएफओ का न्यूनतम पेंशन पर मंथ 7,500 रुपया हो जाएगा। इसको 90% कन्फर्म समझिए, बाकी 10% में अभी सस्पिशन है, चूँकि अभी आपके सामने आया नहीं है। सरकार का रुख, सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की घोषणा नहीं की है, वही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन इस विषय पर विचार चल रहा है। ईपीएफओ और न्यूनतम पेंशन, ईपीएफओ के नियम के अनुसार पेंशन की राशि कर्मचारी के योगदान और सेवा की अवधि पर निर्भर करती है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर लाखों पेंशनधारियों को लाभ होगा। आगे जैसा कि मैंने बता दिया है कि एनपीएस में आपको पता है कि 25 वर्ष से अधिक सेवा होगा तो पेंशन का लाभ मिलेगा, आगे होगा तो पता चलेगा। इसके बाद 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच रहेगा तो 10,000, तो वहाँ 10,000 के लिए आप जा रहे हैं, देख लीजिएगा आपका सेवा जब से नियुक्त हो रहे हैं वही रहेगा। और यहाँ कन्फर्म जब आपको 7,500 रुपया होने जा रहा है तो क्यों 2,500 रुपये के छोड़ कर के लिए ग्रेचुटी वगैरह का भी सर्विस कंटिन्यूटी का त्याग करके जाने का सोच रहे हैं। और इसके बाद 10 बरस से एक दिन भी अगर कम आपकी सर्विस होती है तो वहाँ आपको 0 रुपया पेंशन मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा यूपीएस में। और ईपीएफओ में ये बाइंडेशन नहीं है कि आपका 10 बरस न्यूनतम सेवा होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। आपको 7,500 रुपया जो है सो कन्फर्म पेंशन का प्रस्ताव अभी चल रहा है, जो आपके सामने आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, आशा यही किया जा रहा है। आगे बार बार आप सुने होइएगा, जैसे राजनंदन बाबू भी चर्चा किए कि इक्विटी शेयर, देखिए दोनों ही ईपीएफ, अब चर्चा ये होता है कि ईपीएफओ या एनपीएस का आप जो जमा करते हैं आखिर वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ करता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं, ज़रूरी समझे। चूँकि ऊपरे आप लोग समझ रहे हैं, सुन है इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, क्या होता है नहीं होता है, तो थोड़ा सा हम सोचे कि इसको डीपली बता दें कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है। तो देखिए ईपीएफओ जो है निवेश करता है, डेप्ट इन्वेस्टमेंट करता है। इसके बाद आपके पैसा को सरकारी प्रतिभूतियों में, सिक्योर्ड प्रतिभूति, सुरक्षित जिसको बोलते हैं, वहाँ डूबने का सवाल नहीं है। जैसे पोस्ट ऑफिस का सुनते होइएगा, ये केवीपी कौन पी थोड़ा सा नाम हम भूल रहे हैं, और वो सिक्योर्ड होता है, वहाँ आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं रहता है। अधिकांशतः आपके पैसा को वहाँ करता है। दूसरा, ये तो इसका ख़त्म हो गया ईपीएफओ का, आपके चांस डूबने का नहीं है। लेकिन वहीं एनपीएस हो या यूपीएस हो, उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो चीज़ है, एनपीएस में हानि की जोखिम तथा कर्मचारी की क्षमता के अनुसार विकल्प चुनना होता है। पहले ही जब आप फॉर्म भरिएगा उसमें आपसे लिखवा लिया जाएगा आपके क्षमता, या आपके देख करके कि आप किस लेवल में हैं। 2-4 लाख 5 लाख अगर हानि हो रहा है तो आप सह जाने के बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। अब एक बार आपको उठा करके विकल्प चुन दिया जाए 5 करोड़ का लॉस सहने की क्षमता वाला में, तो संभव है? हम लोग जिस वर्ग से आते हैं 5 करोड़ का लॉस सह सकते हैं, लेकिन 5 लाख 7 लाख के लॉस सह सकते हैं। इसलिए इसी विकल्प में संभवतः आपको रखा जाएगा। तो सबसे पहला ही बैंड होता है कि आपको बॉन्ड बना लिया जाता है कि आप 7 लाख तक क्षमता लॉस सह सकते हैं। तो संभवतः सुन रहे हैं कि 7 लाख रुपया लिमिटेशन है इसका, आपका पैसा रख जाता है जो रिटर्नेबल नहीं है। उसके बाद पेंशन का बात होता है। आगे देखिए, ये इन्वेस्ट कहाँ करता है, तो इक्विटी शेयर मार्केट में।
अपना ये तो गवर्नमेंट के पास करता है, और ये इक्विटी शेयर मार्केट में करता है, जिसमें कॉरपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उसमें इन्वेस्ट करता है अपना। दूसरा, कुछ अंश हल्का सरकार के यहाँ भी रखता है, उसके बॉन्ड में भी लगाता है, प्रतिभूतियों में लगाता है एक लिमिट तक। ज़्यादा पैसा कॉरपोरेट में लगाता है, शेयर मार्केट में लगाता है। तो शेयर मार्केट में लगाता है वो इक्विटी शेयर मार्केट में लगाता है, इक्विटी शेयर में लगाता है। अब आइए, थोड़ा देर के लिए आप कहिएगा कि ई का आप बकर बकर कर रहे हैं, इक्विटी शेयर का होता है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो इसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ इक्विटी शेयर के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर दें। देखिए, शेयर का मतलब होता है, हिंदी होता है अंश, हिस्सा जैसे बोला जाता है। तो इसमें कंपनियां अपनी हिस्सा क्या चीज़, सरकारी कंपनियां जो अपनी पूंजी ईजाद करती है वो उसकी अपनी नहीं होती है, पब्लिक की पूंजी होती है। तो एक पार्ट में, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपया अगर पूंजी लगाना है किसी में, तो उसको पार्ट में कर देगा, तो पार्ट में छोटा छोटा अंश में आधा, हालांकि ज़्यादातर 10 रुपया वाला ही शेयर इशू करता है कि हानि की संभावनाएं कम होती है। ऐसे 10 रुपया का, 100 रुपया का करके अब एक आदमी 10 रुपया का एगो शेयर नहीं ना खरीदेगा तो 1000, 2000, 500 शेयर खरीद लेगा, तो उससे मल्टीपल कर लीजिएगा। वैसे ही सिस्टम चलता है। इसमें शेयर 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रीफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश, और दूसरा होता है इक्विटी शेयर, समता अंश या साधारण अंश भी इसको बोलते हैं। ये प्रीफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि कंपनी का लाभ हुआ तो एक सीमित लिमिट के अनुसार अब रहता है कि नहीं, हर हाल में प्रीफरेंस वाले को, पूर्वाधिकार अंश वाले को पहले उसको छांट दिया जाएगा, उसका हिस्सा अगाऊ निकाल दिया जाएगा, लेकिन मात्रा कम होता है उसका। और उसके बाद तब आता है समता अंश की बारी, चूँकि ये मालिक होते हैं और प्रीफरेंस शेयर वाले मालिक नहीं होते हैं कंपनी के। उनका अपना एक प्रतिशत होता है, उसी से उसका मतलब रहता है, उससे ज़्यादा का उनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए। अब प्रीफरेंस शेयर में भी हो जाता है, 5 तरह के हैं। कॉमुलेटिव संचयी, सिंपल नॉन कॉमुलेटिव, साधारण संचयी, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल। खैर, इस सबसे आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि यहाँ चर्चा नहीं है, इतना डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। चर्चा भी करेंगे तो आपके ऊपर क्रॉस कर जाएगा। अब आइए यहाँ इस अंश के बारे में चर्चा कर देते हैं। इक्विटी शेयर, वास्तव में कंपनी के मालिक यही होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। अब कहिए कि आपने सुना होगा बहुत टाटा कंपनी और क्या कहते हैं, रिलायंस कंपनी या कौन कंपनी, उसके मालिक तो वो लोग हैं। ये हम लोग को उल्टा समझा रहे हैं। जी नहीं, उनका अपना पूंजी नहीं होता है, वो उसके सीईओ होते हैं। और अधिकांशतः वे लोग करते क्या हैं कि मान लीजिए कि 100% शेयर किसी कंपनी में है, मान लीजिए कि 5 लाख रुपया पूंजी लग रहा किसी कंपनी में, तो 100% में से ये क्या करते हैं कि 50% और 50% बराबर हुआ। ये क्या करते हैं कि कम से कम 51% क्या करते हैं कि अपने पास या अपने आदमी के पास ही शेयर को रखते हैं। 51% कम से कम होना चाहिए, और बाकी 49% मार्केट में कर देते हैं। तो ये पूंजी वाले हैं, अपना ही पूंजी लगा देते हैं उसमें कि अपना क्या कहते हैं, बहुमत बना रहेगा, जो चाहेंगे हमारे मन से होगा। और ये बाकी 49% लोग बाहरी होते हैं, ये भी बाहरी समझ के ही करते हैं, लेकिन इनका अपना ही आदमी होता है, इसलिए इनका वर्चस्व होता है। ठीक है, नहीं तो शेयर होल्डर जब चाहे
जब चाहे, अगर ये इनका नहीं रहेगा तो जब चाहे उनको बाहर निकाल सकता है। इसलिए अपना पकड़ बनाने के लिए ये लोग ये काम करते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि ये कंपनी है, कंपनी लॉस भी होता है, प्रॉफिट जब होता है, प्रॉफिट हुआ तो लॉस भी होता है। ये कोनो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अधिकांशतः लॉस नहीं होता है, लॉस दिखाया जाता है, वास्तव में लॉस दिखाया जाता है। तो एक तो यहाँ जो इक्विटी शेयर में इसलिए ये लोग लगाते हैं कि अधिकांशतः प्रॉफिट होता है, लॉस का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इसलिए ये आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहता है, और ख़ासकर यहाँ तो ये गवर्नमेंट का सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट रहता है, इसलिए डूबने का कोई सवाल नहीं रहता है। लेकिन ये जो है सो कॉरपोरेट जगत में ये लगाते हैं, शेयर मार्केट इक्विटी शेयर में जो लगाते हैं ये तो ये अपना राशि सुरक्षित जान करके यहाँ लगाते हैं सरकारी प्रतिभूति में कि कितना परसेंट, 10%, 20% यहाँ लगाना है, कुछ हद तक यहाँ लगाते हैं, कुछ हद तक कॉरपोरेट में लगाते हैं। लेकिन सब मिला जुला करके यहाँ रिस्क, इनका प्रोसेस जो है रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, और इसमें रिस्क निवेश में EPFO में नाम मात्र का भी नहीं है। ये पूर्ण सुरक्षित है, सेफ है, और ये हमेशा ही डेंजर पोजीशन में है। इसको समझिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।